अच्छा जी, स्प्रिंग 2017 क्वेश्चन नंबर 1, स्प्रिंग 2017 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। और सवाल कहता है द अकाउंटेंट ऑफ लेजर क्लब वाज टर्मिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ चार्जेस ऑफ फ्रॉड ऑन 31st December 2016 एंड मिस्टर इमाद हैज़ बीन अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। 31 दिसंबर को अकाउंटेंट गया, दूसरा अकाउंटेंट आ गया। इमाद हैज गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। Number one, the club has 3,300 members and the membership fee is rupees 10,000 per annum. The fee payable by each member becomes due on the first day of the quarter in which he became a member. The fee received in each quarter was as follows. क्लब के 3300 मेंबर्स हैं, क्लब के 3300 मेंबर्स हैं। हर मेंबर जो है वो 10,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन फीस देता है। हर मेंबर 10,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन फीस देता है। सब्सक्रिप्शन फीस तब देनी होती है जब आप मेंबर बने थे उस क्वार्टर के स्टार्ट में देनी होती है। एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आप फरवरी में अगर मेंबर बने थे तो आप अगले साल से हर साल जनवरी में फीस दे रहे होगे, या जनवरी में मेंबर बने थे तो जनवरी में ही दे रहे होगे। The fee payable by each member becomes due on the first day of the quarter in which he became a member. The fee received in each quarter was as follows. अच्छा देखो, अब यहाँ पर पहले वाले पोर्शन से हम ये कह सकते हैं कि अगर 3300 मेंबर्स है क्लब के और हर मेंबर की फीस जो है वो 10,000 है, तो टोटल अमाउंट कितना बनता है? ऐसा ही है, कितने लाखों करोड़ों बन गया? 33 मिलियन बन गया। टोटल 3300 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 10,000 रुपये देता है। टोटल 3300 मेंबर्स है और हर मेंबर 10,000 देता है, 33 मिलियन बन गया। क्या ये जो क्वार्टरली रिसीविंग्स हुई हैं ये भी इसी के बराबर हैं? 99000000 प्लस 825000 प्लस 550000 प्लस 935000। बिल्कुल ये बराबर है, ठीक है ना। दोनों चीज़ें बराबर हैं, दोनों अमाउंट्स जो हैं वो एक बराबर हैं, दोनों अमाउंट्स जो हैं वो एक बराबर हैं। तो बिल्कुल सही बात है, बराबर ही होनी चाहिए थी। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी, इसमें कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन आई होप कि नहीं होगा। अच्छा जी, अगली चीज़ देखो, अगली चीज़ एक और बात ये लिखता है, लास्ट ईयर द फी वाज 9,000 पर एनम, हाउएवर द नंबर ऑफ मेंबर्स वाज द सेम। यानी कि पिछले साल फीस जो थी वो 9,000 थी, इस साल जो फीस है वो 10,000 है। पिछले साल से इस साल फीस जो है ना वो 1,000 रुपये पर मेंबर बढ़ गई है, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स इतने ही थे, नंबर ऑफ मेंबर्स इतने ही थे। सही है ना। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि इस साल अगर आपको पहले क्वार्टर में 99000000 मिले हैं और दूसरे वाले क्वार्टर में आपको 82500000 मिले हैं और तीसरे वाले क्वार्टर में 55000000 मिले हैं और चौथे वाले क्वार्टर में 93500000 मिले हैं, इस साल ये अमाउंट्स मिले हैं, तो पिछले साल क्या अमाउंट मिले होंगे? ये जो आपका आंसर है, ये जो आपका अमाउंट है, इसको आप 10 से डिवाइड करो और 9 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा ही है ना। पिछले साल जो चीज़ 9 थी वो इस साल 10 है, तो पिछले साल क्या अमाउंट्स मिले होंगे अगर ये मुझे मालूम करना हो, पिछले साल क्या वैल्यूज़ रिसीव हुई होंगी, पिछले साल क्या अमाउंट्स रिसीव होंगे, उसके लिए इस साल की वैल्यू को 10 से डिवाइड करो और पिछले साल के लिए 9 से मल्टीप्लाई करो। लाइकवाइज आप हर साल यही करो। ये बात समझ में आ गई है? ये रिसीविंग है। ये बात समझ में आ गई है? ये रिसीविंग्स है पिछले साल की और इस साल की, करेक्ट? समझ में आ गई, अच्छी बात। अच्छा जी, मजीद इधर ही और डिस्कशन भी है। मुझे बताओ कि
इस साल के ये जो पहले क्वार्टर में पैसे मिले हैं, इस साल के ये जो पहले क्वार्टर में रिसीविंग हुई है, इस साल के पहले क्वार्टर में जो रिसीविंग हुई है, इस साल के पहले क्वार्टर में जो रिसीविंग हुई है, दिस ईयर, इस साल के पहले क्वार्टर में रिसीविंग हुई है 9.9 मिलियन की। क्या ये दिस ईयर पीएनएल, इस साल के पीएनएल में पूरा ले जाऊं, हाँ या नहीं? इस साल के पीएनएल में पूरा चला जाएगा। क्यों इस साल के पीएनएल में पूरा चले जाएगा? इसलिए क्योंकि उसने सवाल में लिखा हुआ है कि मेंबर जब फीस देता है वो वक्त होता है कि जिस वक्त उसने मेंबरशिप ली थी उस क्वार्टर के पहले दिन या स्टार्ट में देता है फीस। तो जो 99,100,000 की जो मुझे फ़ीस मिली है वो इस साल के पहले क्वार्टर में मिली है, वो वाले मेंबर्स होंगे जिन्होंने मुझे 99,100,000 दिए हैं फॉर दिस ईयर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर्स। अच्छा, जो सेकंड क्वार्टर है उसमें मुझे इस साल मिले 8250,000। क्या ये पूरा इस साल की इनकम है? क्या ये पूरा इस साल की इनकम है? 8250,000 पूरी इस साल की इनकम है? लास्ट ईयर की भी है। लास्ट ईयर कहाँ से आ गया भाई? 8250,000 मैंने इस साल के सेकंड क्वार्टर में रिसीव किए हैं। 8250,000 मैंने इस साल के सेकंड क्वार्टर में रिसीव किए हैं। 8250,000 इस साल के सेकंड क्वार्टर में रिसीव किए हैं, यानी कि वो इस साल के सेकंड, इस साल के थर्ड, इस साल के फोर्थ क्वार्टर और अपकमिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर के 3 महीनों की होगी। अनअर्नड इनकम की एक हेडिंग मुझे बनानी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? ये जो 8250,000 मुझे मिला है, ये 8250 12 महीनों का मिला है और इस साल के सेकंड क्वार्टर से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसी साल के, और आने वाले साल के जनवरी फरवरी और मार्च की भी रिसीविंग हो गई है। तो ये हो गया 12 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, और ये हो गया आपका 12 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई। समझ में आई बात? जो 8250,000 मिले वो 12 महीनों के मिले हैं, 9 महीने इसी साल के बिल्कुल, और 3 महीने आने वाले अगले साल के, जो साल अभी आया ही नहीं है, उसके पैसे भी मुझे उसके जनवरी फरवरी मार्च के पैसे मिल गए हैं। समझ में आई बात? अच्छा, दूसरा, ये जो 5500 मिले हैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा? ये जो 5500 मुझे मिले हैं ये मुझे 12 महीने के मिले हैं, 12 से डिवाइड, 2 क्वार्टर्स इस साल के हैं तो 6 से मल्टीप्लाई, और लाइक वाइज 12 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई 2750,000 अगले साल के लिए। नहीं समझ आ रहा? देखो पहले 9.9 मिलियन पर आ जाओ। 9.9 मिलियन आपको मिले पहली जनवरी को, 9.9 आपको मिले पहली जनवरी को, 9.9 आपको मिले पहली जनवरी 2016 को, और 12 महीने के मिले हैं, यानी कि जनवरी 16, फरवरी 16, मार्च 16, अप्रैल 16, मई 16, जून 16, जुलाई 16, सितंबर 16, अक्टूबर 16, नवंबर 16, दिसंबर 16। तो ये जो 9.9 मिले ये तो इसी साल की इनकम में जाएंगे, 2016 की बात कर रहा हूँ, 2016 की ही इनकम है। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब ये जो आपको 8250,000 मिले हैं, यह आपको मिले पहली अप्रैल 2016 को, और मिले कब तक के हैं? पहली अप्रैल 2016, पहली मई 2000, मई अप्रैल 16, मई 16, जून 16, जुलाई 16, अगस्त 16, सितंबर 16, अक्टूबर 16, नवंबर 16, 9 महीने इस साल के। और अगले साल यानी कि जनवरी 17, फरवरी 17 और मार्च 17 के भी पैसे मिले हैं आपको। मेंबर्स ने 8250,000 दिए, एक साल के, पूरे एक साल के दिए हैं। दिए कब है? पहली अप्रैल 2016, तो अगले साल के 3 महीने के और इस साल के 9 महीने के पैसे दिए हैं।
इसीलिए 12 में से 9 हिस्से इनकम में चले गए और 3 हिस्से जो हैं वो मुझे एडवांस में रिसीव हो गए हैं, अनअर्न्ड है, अगले साल अर्न होंगे, अगले साल सर्विस प्रोवाइड करूंगा, तो ये लाइबिलिटी होगी। ठीक है, इसी तरह से ये भी वैल्यूज हैं कि 6 महीने 6 महीने। अच्छा, 9350 का क्या होगा? 9350 का क्या होगा? 9350 अगेन मुझे 12 महीने के लिए मिले हैं, 12 से डिवाइड, इसमें से 3 महीने इस साल के पीएनएल में जाने चाहिए, 3 महीने इस साल के पीएनएल में जाने चाहिए, 3 महीने का जो अमाउंट मिला है वो इस साल का मिला है, जबकि बकाया जबकि बकाया 9 महीने का अमाउंट बकाया 9 महीने का अमाउंट अगली बार का मिला है, जो कि 7012,500 मिलता है। यानी कि इस साल जो रिसीविंग हुई है उसमें से ये अमाउंट जो है वो कैरिड डाउन लायबिलिटी होगा, बिकॉज ये अगले साल का पैसा मुझे एज अ कंपनी इस साल ज़्यादा मिल गया है। ये कैरी डाउन लायबिलिटी होगा बिकॉज अगले साल का पैसा मुझे इस साल ज़्यादा मिल गया है। ठीक है, 11825000, ये बात क्लियर हुई? अच्छा देखो, ये तो इस साल की रिसीविंग का ब्रेकअप था, इस साल की रिसीविंग का ब्रेकअप था, इस साल की रिसीविंग का ब्रेकअप था, यानी कि 2016। अच्छा मुझे बताओ, लास्ट ईयर यानी कि 2015 वाले साल में आपने सबसे पहले कितने पैसे रिसीव किए थे? सर 891 891 0 0 रिसीव किए थे। ये जो 891 891 0 0 लास्ट ईयर 2015 के पहले 2015 के जो क्या कहते हैं पहले क्वार्टर में रिसीव किए थे, ये कौन सी इनकम में गए होंगे? ये कौन से पीएनएल में गए होंगे? हाँ भाई, 2015 के ही पीएनएल में गए होंगे, 2015 के ही पीएनएल में गए होंगे, है ना? अच्छा, फिर जो आपने 742500 रिसीव किए थे, 742500 रिसीव किए थे, ये कौन सी इनकम में गए होंगे? इसमें देखो, 742500 जो है ना, वो पिछले साल के आपने सेकेंड क्वार्टर में रिसीव किए थे। 742500 पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर में रिसीव किए थे, 12 महीने के रिसीव किए थे। 9 महीने के तो 2015 के ही पीएनएल में चले जाने चाहिए, 9 महीने के तो 2015 के पीएनएल में ही चले जाने चाहिए। बकाया अमाउंट जो है वो इस साल के इनकम में जाना चाहिए था। यानी कि पिछले साल जो 1 अप्रैल को आपको पैसा मिला होगा वो पिछले साल के लिए मिला होगा और मिला होगा आपको इस साल के 3 महीने के लिए। करेक्ट? ये बात समझ में आई? चलो ज़रा इसको कंप्लीट करो, मुझे एक कॉल पर बात करनी है, मैं कॉल पर बात कर लूँ। इसको ज़रा बस कंप्लीट करो, इसमें से भी मुझे बताओ कितना पिछले साल के पीएनएल में गया होगा, कितना इस साल के पीएनएल में गया होगा। अच्छा, जो 49500000
पिछले साल के 495000 पिछले साल के आपने रिसीव किया होगा सेकेंड क्वार्टर में, वो पिछले साल के 2 क्वार्टर्स के लिए होगा, पिछले साल के 2 क्वार्टर्स के लिए होगा और इस साल के 2 क्वार्टर्स के लिए होगा, करेक्ट। तो इसको 12 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई, और लाइकवाइज इसको 12 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई। और ये जो 84515000 रिसीव किया है, इसको 12 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई पिछले साल के पीएनएल में, और 12 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। ये अब कुछ बात समझ में आई? पिछले साल की जो रिसीविंग्स हैं उनकी वर्किंग और इस साल के रिसीविंग्स की वर्किंग दोनों की कर दी है मैंने। ठीक है भाई। अच्छा, आप ज़रा एक बात और तसल्ली से सुनना। मैं अगर इस साल का टी अकाउंट बनाऊं, इस साल का जो है ना वो मेंबरशिप का मैं टी अकाउंट बनाऊं, अच्छा ये अमाउंट कितना हो जाता है? ये अमाउंट हो रहा है 10642,500। मैं अगर इस साल का सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाऊं, इस साल कौन सा साल? 2000 और 2016। मैं अगर 2016 का सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाता, तो क्या ये 10642,500 ये अमाउंट किस हिसाब से आती? ये अमाउंट क्या कहलाती? 15 की ओपनिंग? ओ भाई 16 की ओपनिंग ना यार, 16 की ओपनिंग है ना। ये रिसीविंग्स हैं 15 की, ये पीएनएल में गया, ये जो पीएनएल में नहीं गया 15 में 16 में जाएगा। पहले से मुझे मिल गया था, यानी कि ये मेरी लायबिलिटी होगी, ये मेरी लायबिलिटी होगी, ओपनिंग लायबिलिटी होगी ना, इसलिए क्योंकि मिल गया था 15 में, सर्विस नहीं दी थी। अच्छा, जो मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी होगी, जो मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी होगी 2016 की क्लोजिंग लायबिलिटी, क्या वो यही वाली होगी? 2016 की क्लोजिंग लायबिलिटी ये क्यों होगी सर? इसलिए क्योंकि 16 में तुमने रिसीव किया है 17 के लिए, 16 में अमाउंट रिसीव किया है 2017 के लिए, तो 16 की लायबिलिटी हुई क्लोजिंग। इसलिए क्योंकि 16 के आखिर में तुमने ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, ये सर्विस तुम 17 में प्रोवाइड करोगे, बट अमाउंट रिसीव कर लिया है तुमने, हुई लायबिलिटी। बिल्कुल सर हुई। अच्छा, रिसीव पैसा कितना हुआ है पूरे साल में? 16 में, 16 में 2016 में टोटल पैसा रिसीव कितना हुआ है? 33 मिलियन। 3300 इंटू 10,000 कर दो, 33 मिलियन। 3300 इंटू 10,000 भी कर सकते हो, एग्रीड। इसकी एंट्री पास हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे लिख दो बैंक अकाउंट और लिख दो 3300 इंटू 10,000। अच्छा सर, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे हो, अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा ना वो पीएनएल का अमाउंट होगा, पहले तो ऐसे कैलकुलेट करो। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे हो, कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा तो वो पीएनएल का अमाउंट होगा, पीएनएल का अमाउंट होगा। अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा, आप इन दोनों को करो ऐड, और ये अमाउंट निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस 31,817,500, ये पीएनएल का अमाउंट है। एग्री करते हो? सब्सक्रिप्शन का अगर मैं अकाउंट बनाऊं, सब्सक्रिप्शन का अगर मैं अकाउंट बनाऊं, ये ब्रॉड डाउन ओपनिंग है लायबिलिटी, ये लायबिलिटी क्लोजिंग है, ये जो बैंक में गया पैसा वो है, ये पीएनएल में जो जाएगा बैलेंसिंग फिगर से वो है। पहले इस बात को समझ लो। डन हो गया? अच्छा जी, ये लो भाई, स्क्रीन जूम हो गई और कॉपी करने का भी टाइम देता हूँ।
अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आती, कौन सी बैलेंसिंग, अच्छा, नहीं देखो, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है ना, अगर बैलेंसिंग फिगर मेन जो अमाउंट होती है वो सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो इनकम की बैलेंसिंग फिगर तो हमेशा डेबिट साइड वाले कॉलम पर ही आती। हो गया भाई? अच्छा अच्छा। ठीक है, डन है, आगे बढ़े। अच्छा, अभी भी 2 मिनट, चलो सही।
हाँ फ़हीम, रेगुलर और रिफ्रेशर की क्लासेस जो है वो कंबाइन भी होंगी और रिफ्रेशर वालों की अलग से भी होंगी, जो टॉपिक्स आप लोगों के मिस हो गए हैं उसके लिए। अच्छा, एक काम करना, वो ये करो कि ज़रा इस सवाल की जो है ना वो आप लोग इस स्क्रीन की पिक्चर लो, इस स्क्रीन पे की पिक्चर लो, फिर मैं ज़रा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सवाल की ज़रा पिक्चर लेने के लिए इस स्क्रीन की ज़रा पिक्चर लो, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेकर मुझे बताओ, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, पूरा सवाल आप लोगों के पास आ जाए एक साथ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। सवाल मैं चाह रहा हूँ आप लोगों के पास आ जाए, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ज़रा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। पिक्चर ले लो, मोबाइल से पिक्चर ले लो। अच्छा, ज़रा स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं। यहाँ से सेकंड पिक्चर ले लो इसकी, बैंक अकाउंट और सारी चीज़ें। अगर कोई ग्रुप में भी शेयर कर दे तो ग्रुप में भी शेयर कर देना, ताकि सबके पास आ जाए। अच्छा जी, और फिर ये यहाँ से पिक्चर ले लो, 4 से। मैं आज सारे पीडीएफ फाइल सेंड भी कर दूंगा। और फिर ये आखिरी पिक्चर ले लो रिक्वायरमेंट की। अच्छा जी, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सेम वर्किंग। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का हमने अमाउंट कैलकुलेट किया ना, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट कैलकुलेट किया, इसको ऐसे भी एनालाइज किया जा सकता था कि 2016 में ये सारी मेरी इनकम्स हैं, है ना, और 2015 से ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं। 2016 में जो जो रिसीविंग हुई, उसमें से जो जो अमाउंट्स इनकम में गए वो 1 2 3 4, ये 4 अमाउंट्स हैं। और 2015 में जो रिसीविंग्स हुई थी उसमें से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे अमाउंट गया है वो 1 2 3, ये 3 अमाउंट्स हैं। अगर तुम इन 4 अमाउंट्स को जो 2016 में रिसीव हुई हैं और 16 की ही इनकम में गई हैं, और इन 3 अमाउंट्स को जो 2015 में रिसीव हुई हैं और 2016 में इनकम में गई हैं, इनको अगर आप एडअप करते हो तो भी 31817,500 बनता है। तो भी 31817,500 बनता है। टोटल इधर से भी सेम बनता है। ये एक चीज़ और मैंने कहा आप लोगों को मैं एनालाइज करवा दूं। ठीक है। अच्छा, फर्दर मोर एक और चीज़ एनालाइज करवा दूं, वो ये है कि यार ये इतनी क्या सारी वर्किंग्स करना हमें ज़रूरी था। नो, आप इतनी सारी वर्किंग्स ना करते ना तो भी आपका जवाब आ जाता। कैसे? पिछले साल की रिसीविंग्स निकालना ज़रूरी है? नहीं। इस साल का कैरी डाउन आ गया, गौर से सुनना, बात को गौर से सुनना। इस साल का कैरी डाउन आ गया। हाँ, आ गया सर। देखो, हर रिसीविंग जो है ना उसका रेशियो क्या है? 10:9, 10:9, 10:9, 10:9। हर चीज़ 10:9 के रेशियो में है। पिछले साल जो चीज़ 9,000 थी, इस साल 10,000 है। तो अगर इस साल का कैरी डाउन आप निकाल लेते हो ना, यानी कि आप ये वर्किंग नहीं करते हो, आप सिर्फ ये वाली वर्किंग कर लेते हो, इस साल का कैरी डाउन निकाल लेते हो, तो पिछले साल का कैरी डाउन खुद ही आ जाएगा। कैसे आएगा सर? देखो, ये जो 11, जरा गौर से देखना, 11,825,000 का जो अमाउंट है, ये इस साल का कैरी डाउन है।
इसको 10 से डिवाइड करो और पिछले साल के कैरी डाउन पे जाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 10:9 का रेशो चल रहा है हर चीज़ में। पिछले साल 9,000 मिलते थे, इस साल 10,000 मिलते हैं। पिछले साल 90,000 मिलते थे, तो इस साल 1 लाख मिलते हैं। हर चीज़ 10:9 के रेशो में चेंज हुई है। तो आपका जो रिसीवेबल है वो भी 10:9 के रेशो में चेंज हुआ होगा। देखो ये 1064 टू 500 आ रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। अब ये ज़रा थोड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन जाहिर सी बात है आप एग्ज़ाम में ऐसे ही करोगे, इससे क्या होगा, ये वर्किंग आपको नहीं करनी पड़ेगी, आपको ये वर्किंग भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ ये अमाउंट और ये अमाउंट निकालने पड़ेंगे, आपको ये भी नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि आप जब ये चीज़ निकाल लोगे, आप ये चीज़ निकाल लोगे, ये यहीं से आ जाएगी, और ये वाली अमाउंट जो है ये आप वो 10:9 के रेशियो में लगा दोगे, और ये वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो, ये वैल्यू तो बैंक में जो पैसा वो है, बैलेंसिंग फिगर से आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ज़रा इसको मैंने अभी तो लंबी चौड़ी इसलिए की कि आप लोगों को समझ में आ जाए, मैंने तो अभी लंबी चौड़ी इसलिए की कि आप लोगों को जो है वो समझ में आ जाए मेरी सारी बातें। बहरहाल जब आप एग्ज़ाम में पेपर में कर रहे होगे, तो आप एग्ज़ाम में पेपर में जो चीज़ करोगे ना वो इस तरह से नहीं करोगे, बल्कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ये जो आपको मैंने अभी रेशियोज़ बताए हैं इस पर खेल कर अपना काम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा दिमाग की ज़रूरत है, थोड़ा-सा दोबारा से आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना? आपका ब्रॉड डाउन जो है वो ये पिछले साल वाला यहाँ से आ जाएगा, आपका जो कैरी डाउन हो जाएगा वो आ जाएगा, इस साल का आपके बैंक के पैसे आ जाएंगे, सारी चीज़ें आराम से हो सकती हैं। तो ज़रा इस रिकॉर्डिंग को रिपीट कर कर देखना तो तुम्हें बात समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रहा था। आराम आराम से ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक टेक्निकल या मुश्किल इसमें सब्सक्रिप्शन की वर्किंग थी जो हमने अभी डिस्कस करी है बुलेट नंबर 1 से। अच्छा, बुलेट नंबर 2 में आपको बैंक अकाउंट दिया हुआ है, बैंक अकाउंट में आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव डायरेक्टली इनटू बैंक, insurance, rent and rates, utilities, freehold land purchase, cash withdrawal, payment to creditors, सारी चीज़ें, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एक्सरसाइज इक्विपमेंट जो आपने खरीदी है उसकी वैल्यू, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ब्ला 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 ब्ला, सारी चीज़ें। अमाउंट्स पेड फ्रॉम पेटी कैश वेयर एज फॉलोज, पेटी कैश से जो पैसे पे किए वो आपको दिए हुए हैं, पेटी कैश से 2 अमाउंट्स पे हुई हैं। 4 में लिखता है द क्लब हैज अ टक शॉप which earns a profit margin of 20% of sales. All sales of tuck shops are made on say cash. During the year, stock costing 500,000 was destroyed by fire. 5 में बोलता है the opening WDV of XSS was 28 million. Exercise equipment was purchased on 1st October. Fixed assets having opening WDV of 800,000 were disposed of on 31st March. Fixed assets are depreciated at 20% under the reducing balance method. The opening and closing balances of cash in hand were 300,000 and 25,000 respectively. The following balances have been extracted through a scrutiny of the available records. A में बोलता है determine the amount of loss incurred by the club due to fraud committed by the previous accountant. प्रीवियस अकाउंटेंट ने जो फ्रॉड किया उसकी वजह से जो कंपनी को नुकसान हुआ, उसकी वजह से जो कंपनी को नुकसान हुआ वो नुकसान आप कैलकुलेट कर कर हमें बता दो, ठीक है ना? जो लॉस हुआ वो हमें कैलकुलेट कर कर आप बता दो। अच्छा सर, लॉस कैसे कैलकुलेट कर कर बताएंगे? भाई लॉस कुछ इस तरह से हुआ होगा कि आपका जो कैश है ना वो चोरी हुआ है, तो आप कैश का टी अकाउंट बना लो। सबसे पहले लिखो ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन कितना है? 3 लाख, ठीक है ना? ये रहा आपका ब्रॉड डाउन। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश इन हैंड वेर 300,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली, तो ब्रॉड डाउन आ गया कैश का 3 लाख रुपए। इसके बाद कलेक्शंस, सब्सक्रिप्शन के जो पैसे आए होंगे। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के पैसे आए उसकी वर्किंग ज़रा देखना। सब्सक्रिप्शन के पैसे कैसे आए? सर टोटल 3300 मेंबर्स हैं, हर मेंबर 10,000 रुपये देता है। आई रिपीट, टोटल 3300 मेंबर्स हैं, हर मेंबर 10,000 रुपये देता है। तो अगर 3300 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 10,000 रुपये देता है जो कि दिए हैं, तो इतना अमाउंट बनता है। क्या ये सारा कैश में आया है? नहीं सर, एक चीज मेरे बैंक अकाउंट में लिखी हुई है, मेंबर्स सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट, यानी कि इसमें से कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्टली पैसा बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। इसमें से कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्टली पैसा बैंक में जमा करवा दिया।
डायरेक्टली बैंक में जमा करवाने वाले 19,800,000 के अमाउंट वाले बंदे हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर जो कैश रिसीव हुआ होगा वो रिसीव हुआ होगा कितना, 132,000,000। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो सब्सक्रिप्शन से पैसा रिसीव हुआ 132,000,000 ये पैसा सब्सक्रिप्शन से रिसीव हुआ है। ये पैसा किधर से रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन से रिसीव हुआ है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। ब्रॉड डाउन 3 लाख रुपए, सब्सक्रिप्शन से जो कैश रिसीव हुआ वो 132,000,000। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास कैश में एक यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कैश विदड्रॉल्स फ्रॉम बैंक 6120,000। कैश विदड्रॉल्स फ्रॉम बैंक 6120,000। ये वो पैसा है जो आपने बैंक से निकाला, यानी कि कैश को आपने डेबिट किया और बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट किया। कैश को आपने डेबिट किया और बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, तो बैंक से जो विदड्रॉल किया है 6120,000, ये भी आपके पास कैश में ब्रॉड डाउन में आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कंपनी की इस क्लब की एक जो है वो टक शॉप भी है। लिखता है द क्लब हैज़ अ टक शॉप विच अर्न्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल्स। ऑल सेल्स ऑफ टक शॉप आर मेड ऑन कैश ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक कॉस्टिंग 500,000 वर डिस्ट्रॉयड बाई फायर। यानी कि कुछ कैश ऐसा भी तो होगा जो कहाँ से आया होगा, टक शॉप से आया होगा। कुछ कैश ऐसा भी तो होगा जो कहाँ से आया होगा, टक शॉप से आया होगा। तो उसके लिए टक शॉप की करनी पड़ेगी वर्किंग। आई रिपीट, उसके लिए टकशॉप की करनी पड़ेगी वर्किंग। करें टकशॉप की वर्किंग। अच्छा भाई, टकशॉप की करते हैं हम लोग वर्किंग। टकशॉप की अगर हम वर्किंग करते हैं तो हमें पहले तो टकशॉप की नहीं करें, रुक जाऊं, चलो इसको कॉपी करो, फिर टकशॉप की वर्किंग करता हूँ। डन। अच्छा जी, टकशॉप के क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हैं। टकशॉप के क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हैं। टकशॉप के क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 2500,000। टकशॉप के क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस या ब्रॉड डाउन आ रहा है 2500,000। कैरी डाउन जो है वो आ रहा है 333,000। ठीक है। पेमेंट करी है क्या कोई, ये रही पेमेंट टू क्रेडिटर्स 181,550,000। 181,550,000 की पेमेंट है बैंक, 181,550,000। ठीक है। ब्रॉड डाउन जो है वो 2500,000, कैरेट डाउन 333,000। ब्रॉड डाउन जो है वो 2500,000, कैरेट डाउन 333,000। बैंक अकाउंट में गया 181,550,000। तो अगर मैं ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन और बैंक का अमाउंट जानता हूं तो परचेजेस भी निकाल सकता हूं। परचेजेस कैसे आएगी, ये अमाउंट प्लस ये वाली अमाउंट माइनस ये वाली अमाउंट, 189,850,000 ये आपकी परचेजेस है। इस वर्किंग को कॉपी कर लो, ये आपकी परचेजेस की वर्किंग है।
जो आपने टक शॉप के लिए चीज़ें परचेज़ करी हैं उसकी वर्किंग है। आपने क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया है, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, बैंक में अमाउंट जो गया, परचेज़ेस की अमाउंट सारी लिखी, तो यह आपकी परचेज़ेस के अकाउंट की वर्किंग है। अच्छा जी। अब मेन जो टक शॉप का हम अपना अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स में से लेस करेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेजेस ऐड होंगी। ओपनिंग स्टॉक सवाल में हमें दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कितना है सवाल में? स्टॉक है टक शॉप ओपनिंग है 23000000। 23000000। ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो है 23000000। परचेजेस कितनी है? परचेजेस हमने की हैं 1898500। अच्छा, एक और बात यहाँ पर ये भी लिखी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक कॉस्टिंग 500,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर। ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपए का, ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपए का ऐसा स्टॉक था जो आग से जल गया। ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपए का ऐसा स्टॉक था जो आग से जल गया, यानी कि एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को मुझे यहाँ से हटाना पड़ता है 5 लाख। और फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई? क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका 25000000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आएगा 1828500। यहाँ तक कॉपी करो। 1828500, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, सॉरी। अच्छा जी, अब मुझे बताओ सेल्स कितनी होगी। इससे लिखा हुआ है द क्लब हैज़ अ टक शॉप विच अर्न्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल्स। क्लब के पास एक टक शॉप है जिसको 20% सेल्स का 20% प्रॉफिट मिलता है। तो सेल्स की अमाउंट कितनी होगी? सेल्स का 20% अगर प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब ये हो गया, सेल्स का अगर 20% प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेल्स 100 होगी, अगर सेल्स 100 होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20 होगा, और जो कॉस्ट होगी ना वो 80 होगी। सेल्स के 20% प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर सेल्स 100 होगी, प्रॉफिट 20 होगा, कॉस्ट 80 होगी। अब अगर मुझे सेल्स ढूंढनी है ना, तो ये जो 1828500 है ना, ये 80 पोर्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये कॉस्ट है।
और मुझे सेल्स चाहिए यानी कि 100 पोर्शन चाहिए, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 100 पोर्शन से मल्टीप्लाई करूँगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास बनेगा 22856250। तुम इसको वेरीफाई करने के लिए ऐसा भी कर लो कि ग्रॉस प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट करो, या तुम ग्रॉस प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट करो कि इसका 20% ले लो। देखा? तो सेल्स होगी आपकी 22856250, 22856250, ये आपकी सेल्स होगी। अब अगर 22856250 आपकी सेल्स है, अगर 22856250 आपकी सेल्स है, तो ये सारा पैसा आपको मिला होगा कैश में, यानी कि ये जो हम टक शॉप से रिसीविंग अपने कैश अकाउंट में शो करेंगे, उसमें 22856250 का अमाउंट भी आएगा, 22856250 का अमाउंट भी आएगा। ये आपके पास टक शॉप से पैसा आया, ये बैंक से जो आपने विड्रॉल करवाया वो, ये जो सब्सक्रिप्शन से पैसा आया वो, या आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो। हम अपना कैश का टी अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ तक सही है? आगे बढ़ूँ? अच्छा जी। अब कैश से पेमेंट कौन कौन सी हुई हैं? अमाउंट्स पेड फ्रॉम पेटी कैश वेयर एज फॉलो। सैलरीज, सैलरीज की पेमेंट हुई है 230000। संडे एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई है 640,000। और कौन सी पेमेंट हुई है? और एक चीज लिखी भी आ रही है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 37848500। तो जो बैंक में पैसे डाले 37848500। अब ऐसा करने से मुझे बताओ कि कैरी डाउन कितना आता है। कैश का अकाउंट हमने अपनी तरफ से पूरा बनाया, कैरी डाउन कितना आता है? 1687750 आ रहा है। ये ज़रा कैश का अकाउंट आप लोग बना लो, कैश का अकाउंट आप लोग बना लो, ठीक है ना? ये कैश का अकाउंट पहले बना लो। हमने अपनी तरफ से कैश का अकाउंट बनाया, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से कैश का अकाउंट कुछ 1687750 पर होना चाहिए। अब बताओ भाई, चोरी कितनी हुई है? पार्ट ए में उससे पूछा था, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड बाय द क्लब ड्यू टू फ्रॉड कमिटेड बाय द प्रीवियस अकाउंटेंट। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड बाय द क्लब ड्यू टू फ्रॉड कमिटेड बाय द प्रीवियस अकाउंटेंट। आपके हिसाब से कैश का बैलेंस 1687750 होना चाहिए, है ना? या आपके हिसाब से ये बैलेंस होना चाहिए? कितना कैरी डाउन होना चाहिए? तो 1687750 होना चाहिए। है कितना? क्लोजिंग बैलेंस कैश का है कितना? 50,000 रुपये।
क्लोजिंग बैलेंस जो कैश का है वो है कितना, 25,000 रुपये। तो मैं इस कैरी डाउन को ज़रा चेंज करता हूँ। मैं लिखता हूँ यार मेरे पास जो कैरी डाउन है ना वो तो 25,000 है। अब अगर 3 लाख रुपए पहले से पड़े हुए थे, ये पैसे आए, ये पैसे आए, ये पैसे आए, टोटल इतने पैसे बने, उसमें से ये पैसे पे कर दिए, ये पैसे पे कर दिए, ये पैसे बैंक में जमा कर दिए, ये पैसे बच गए, फिर भी अगर कुछ पैसे कम हैं तो वो चोरी हुए होंगे। यहाँ पर डिफॉल्केशन लिख देता हूँ मैं। अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, पता नहीं इंग्लिश सही है, ये वर्ड सही है या नहीं। इतने पैसे मेरे पास हैं, मतलब 3 लाख थे, ये आए, ये पैसे आए, ये पैसे आए, टोटल इतना बनता। इसमें से इतने पे कर दिए, इतने पे कर दिए, इतने बैंक में जमा करवा दिए, और ये जो यहाँ पर कहाँ गया, इतने पड़े हुए और इतने बैंक में जमा करवा दिए, ये सारे मैं हटा दूँ तो इसका मतलब मेरी डिफॉल्केशन की जो अमाउंट बन रही है, या जो पैसा मेरे पास से चोरी हुआ है, जो पैसा मेरे पास से चोरी हुआ है, उसकी अमाउंट बनती है 1662750। ठीक है ना। देखो मेरा कैरी डाउन भी मुझे पता है, ब्रॉड डाउन पता है, ये पैसे आए हैं, तो यार अगर इतने पैसे कम हैं तो वो चोरी हुए होंगे। ठीक है भाई, कोई मसला इसमें? अच्छा देखो मैं इस सवाल का आपको आंसर दे देता हूँ। इसमें हमने वैसे तो पार्ट ए पूरा कर लिया, पार्ट ए पूरा कर लिया, यानी कि हमने डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड बाय द क्लब ड्यू टू फ्रॉड कमिटेड बाय द प्रीवियस अकाउंटेंट पूरा कर लिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो मेन सब्सक्रिप्शन की एक वर्किंग थी वो मैंने तुम लोगों को करवा दी है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है भाई, तो अब कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझसे पूछ लो, वरना मैं क्लास को ओवर करता हूँ। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।